हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मज़ा आएगा। पूछ देता है न्यूमेरिकल सीबीएसई, और वैसे भी कंपटीशन लेवल आप जब फेस करोगे तो वहाँ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से डील करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल जो क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। और ये एक सर्किट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसमें बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल मिला के इसका इफेक्टिव यानी इक्विवेलेंट क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है टोटल मिला के। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो मान के चले अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगी ढुम्मा ढा यानी दो रास्ता, ढुम्मा ढा यानी दो रास्ता। हमने बताया है विजेता सर के घर जाने का अगर एक से ज़्यादा रास्ता तो वो बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है यहाँ से अरे भाई चल हाँ, यहाँ पर जाने के बाद इलेक्ट्रिक करंट का दो रास्ता, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, याद आया। और एक से ज़्यादा रास्ता, अगर इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता, अरे भैया, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये और ये और ये तीनों जो है ना एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो करंट जाएगी देखिए इसमें सेम जाएगी ना। देखिए अगर हम मान लिए कि ये दोनों आर और ये वाला आर एक दूसरे के पैरेलल है, हम मान लिए, माने क्या है पैरेलल में। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों, अब यहाँ से कुछ करंट आया तो इसमें गया, अब यहाँ जो करंट आएगा इसमें भी सेम करंट जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा, लेकिन इसमें सेम करंट नहीं जाएगा। तो ये दोनों, ये आर और ये आर तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया ना। तो ये दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग डायरेक्ट 2R ले सकते हैं, और ये दोनों अगर कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सेम करंट जा रहा है, तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरीके से, और इसको हम कंबाइन कर देते हैं और ये रहा कुछ इस तरह का से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये दोनों कैलकुलेट हो गए, 2R हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2R। ये वाला भाई R ही है और ये वाला रेजिस्टेंस तो R ही है यहाँ पे, और ये R ही है, और यहाँ पर ये A है और यहाँ पे ये B है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आइए कर लेते हैं। अब हमने जाना कि यहाँ से अगर जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी इसमें भी, इसमें कुछ जाएगी और इसमें कुछ जाएगी, एक से ज़्यादा रास्ता इलेक्ट्रिक करंट को जाने का, तो हो गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 की वैल्यू 1/2R प्लस में 1/R2 इसको माना है तो 1/R हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे भाई कोई दिक्कत तो बहुत बताइएगा हमारे। 1/R डैश R और 2R का एलसीएम डायरेक्ट 2R हो जाएगा, 2R यानी डायरेक्ट 1, अब प्लस 2R बोले तो 2, डायरेक्ट 1/R डैश की वैल्यू 3/2R। अब ये हम जानते हैं ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू भी ऊपर जाती है, 2R/3, यानी R डैश की जो वैल्यू आ गई हम लोगों के पास वह 2R/3 आ गई। कैसे आई पता चल गया आपको। चलिए ये तो यानी अब ये दोनों को कंबाइन करके ये 2R/3 आ गया, तो इसको और हम और इवॉल्व कर लेते हैं। कर ले, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसको और इवॉल्व कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। ये A और ये B, तो इसी तरीके से A भी कर देता हूँ। अब ये वाला जो ये दोनों को कंबाइन किए तो देखिए कितना आया, लिख देते हैं यहाँ 2R/3, ठीक है। और यहाँ वाला R इधर और यहाँ वाला R इधर, कोई दिक्कत, अरे नहीं दिक्कत ना, तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ देखिए, अब तीनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें भी सेम करंट, सेम करंट, तीनों में सेम करंट। तो सेम करंट है तो हम बताए हैं बाबू इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन भाई आप देखिए ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को जाने का एक रास्ता दिख रहा है,
तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + R2 + R3। यहाँ पे 3 है तो तीनों को जोड़ दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 1 2 3, इसी के लिए R3। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट हम लोग करेंगे नहीं, इक्विवेलेंट ही कर रहे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे R डैश माने हैं तो इसको R डबल डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत ना दिक्कत। R डबल डैश की जो वैल्यू आएगी यानी इफेक्टिव, इसको बोल लेते हैं R डबल डैश को हम मान लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत ना 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 सर, कोई दिक्कत ना है, अच्छी बात है। इसको यानी R डबल डैश को हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस माने, R11 नहीं आप लोग मान लीजिएगा, R डबल डैश है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू, चलिए R1 की वैल्यू मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2, इसको मैं मान लेता हूँ R3, ठीक है। तो R1 की वैल्यू दे रखी है 2R/3, प्लस में R2 की वैल्यू R और प्लस में R3 की वैल्यू भी R। कर लीजिए, अब तो कोई, अब यहाँ से आप लोग कर ही लोगे, चलो एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं होगा तो यहाँ 1 मान लीजिए, 3 हो जाएगा। 3 3 यानी 2R, प्लस में 3 को कीजिए तो 3R हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 3 से कीजिए तो यहाँ भी 3R हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, R डबल डैश की वैल्यू 3 3 6 2 8 यानी 8R/3, यानी यही वैल्यू हो जाएगी। यानी तीनों कैलकुलेट करके जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8R/3। जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, मज़ा आ रहा होगा। अच्छा न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, पहले इतना छाप लीजिए, तो आप लोग मज़ा से छाप लीजिए आप लोग जल्दी, ठीक है। तो आपको मज़ा आ रहा होगा। देखिए एक और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, वहाँ से होकर, जैसे यहाँ चलिए कुछ मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी, यानी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन जो है पास करता है पॉइंट ए से किधर, बी के तरफ। यानी चलिए यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, एक वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं एक वायर ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ए मानता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, और कह रहा है कि इधर से ए से लेकर बी के तरफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर बी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बाबू जा रहे हैं, ठीक है। ए से लेकर बी के तरफ इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ जा रहे हैं, वही ना कह रहा है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी। ए से बी के तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत। और कितने देर में जा रहा है, तो टाइम दे रखी है बाबू 10⁻⁻⁴ सेकेंड दे रखी है, इतना सेकेंड में जा रहा है। अब बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि करंट तो होगा ही होगा। तो बताना है करंट क्या होगा, वो भी एम्पियर में। अब एम्पियर में ही तो होगा करंट, क्योंकि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में ही तो होता है, तो वही होगा। और बताना है करंट का डायरेक्शन किधर से होगा, तो वो तो मैं अभी ये देख के बता दूंगा। इधर से इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इधर से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। एक बात याद रखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन। तो 1 बिलियन जो है वह इक्वल होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, ठीक है। चलिए 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन जो है, 1 बिलियन में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मान लेते हैं 10⁻, मानना क्या होगा, 10⁹ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये टाइम भी दे रखा हमको 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो यहाँ पर क्या अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, कोई दिक्कत नहीं खे दिक्कत। यहाँ पे N दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, चार्ज हमको दे रखा है क्या, चार्ज नहीं दे रखा। N यानी देखिए Q, पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारा चार्ज निकल जाएगा तो वहाँ पे करंट भी निकल ही जाएगा, क्योंकि टाइम दे रखा है। तो N कितना दे रखा, 10⁻9 दे रखा, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी, चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 10⁻⁻10 बच जाएगा। इतना चार्ज होगा, इतना कूलम चार्ज, ठीक है। चार्ज तो निकल गया। अब करंट के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, I = Q/T, ठीक है। अब I तो निकल ही जाएगा क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया ही हुआ है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पे कर देता हूँ। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q, यानी चार्ज अभी निकाले हैं, ये देखिए चार्ज मैंने अभी निकाल रखा है। देखिए अगर मैं स्लो बता रहा हूँ तो मैं स्लो बताऊँगा ही, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, एवरेज होते हैं। तो उनको समझने के लिए धीरे धीरे ना समझाएंगे, एकाएक हम हाई फाई ऐसे मारते ही जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना। इसी के लिए आराम आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो बन जाए बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे लिख लो, सॉरी चार्ज ये तो ऊपर का वैल्यू मैंने बताया, चार्ज तो मैंने नीचे कैलकुलेट कर रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब बाय टाइम कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पर भी मैंने बता दिया हूँ 10⁻⁻4 सेकेंड होती है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ये, और ये ऊपर गई तो प्लस में 4 हो गई, ठीक है। और ये बात जान लीजिए कि हमेशा जो कूलम पर सेकेंड जो होता है, याद कीजिए, अगर मैं बात करूँ I = Q/T होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम जिसको C से लिखते हैं, टाइम का सेकंड, तो कूलम पर सेकंड = एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू, एम्पियर। कूलम पर सेकंड = एम्पियर होता है, जिसको A से लिखा जाता है। तो यहाँ नॉर्मली हम A लिख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट ही एम्पियर होता है, तो मैंने लिख दिया। अब चलिए I की वैल्यू 1.6 इंटू में 10⁻⁻, में से 10⁻⁻10 प्लस में 4 अगर आ गया तो इसमें माइनस कर दीजिए, 10⁻⁻6 एम्पियर करंट जो है फ्लो करेगी। अब इसका डायरेक्शन भी मैं बता रहा हूँ। डायरेक्शन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन A से B है, A to B है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम B to A, यानी इधर से करंट बहेगा, इधर से करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई करंट की, कोई दिक्कत है नहीं है। इसको छापिए और सारा न्यूमेरिकल से लेके हम समझा रहे हैं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए, हमको फिर से पीछे कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा इसी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए एक और न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको पढ़े और बनाए। देखिए क्या है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, वह जो है एक डिस्टेंस पर रखा गया है, वह इलेक्ट्रॉन से, और अच्छा एक मिनट देखिए आप, मैंने एक बात को बना दे रहा हूँ। चलिए ये पॉइंट है, मान लीजिए लेट्स सी A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वह एक डिस्टेंस पर रखा गया है, मान के चले A पर रखा गया है, A पर इलेक्ट्रॉन रखा गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक प्रोटॉन भी रखा गया है जिसका मास 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बबुआ, डिस्टेंस वो दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये दोनों के बीच का। और यहाँ B पॉइंट पर एक प्रोटॉन भी रखा हुआ है, देखिए ये प्रोटॉन भी रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और डिस्टेंस यानी D जो है, ये दोनों के बीच का D जो है डिस्टेंस, वो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, और वो जो मास था ना प्रोटॉन का, वो दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इतना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बाबू इस क्वेश्चन को समझिए तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। जो बात है, क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है देखने, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत मज़ेदार है। अब क्या है कि कंप्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा लगता है, 12th लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं हम लोग क्या है।
कंप्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कंप्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दो चार्जेस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा है? अच्छा सुन लीजिए, कूलम्स लॉ क्या होता है कि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम करता है, वही फोर्स बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इतना, इससे ज़्यादा आप लोग अभी नहीं जानिए क्लास 10th में। ठीक है, यानी दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम करता है, उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है और इस दोनों के ऊपर ये कोई पार्टिकल है। अरे भाई डेफिनेटली है कि पार्टिकल है, तो भाई यूनिवर्स में तो रखा नहीं है तो यहीं रखा हुआ, तो क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा? डेफिनेटली है सर, लगवे करेगा ना। देखिए ये दोनों चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगना ही लगना है, और उसके साथ साथ ये एक पार्टिकल है। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया का हर एक पार्टिकल अगर अर्थ के सराउंडिंग में है, अर्थ के रीजन में है, जहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो उसके बाद तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब वैसे भी यूनिवर्स में प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के तरफ एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो यहाँ पर भी जो है इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों पर लगेगा। चलिए ये बात तो सही है, उसके साथ साथ बताना इसके ना इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि कौन ज़्यादा लगेगा और कौन कम लगेगा। कंप्यूट करना है, याद रखिए कंप्यूट करना है। उसके आगे देखिए, एंड ऑल्सो कंपेयर टू फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है इन दोनों का। ठीक है, कंपेयर करके ये बताना है कि बाबू इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इस बात को दिमाग में घुसाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लग रहा है। ठीक है, और हम लोग को एक बात बता दिया है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज रहता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे रहता है, और वो कितना रहता है भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, और उतना ही प्रोटॉन पे भी रहता है। तब ना एक दोनों स्टेबल होते हैं, नहीं तो एटम में स्टेबल होके ही नहीं रह पाते। ठीक है, और देखें यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी दे रखा है। वो क्या दे रखा है वो तो हम लोग जानते हैं, 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई इन दोनों के बीच का, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ही हार नहीं मानना है, आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं, ये चीज़ नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन जान लीजिए, एक फार्मूला में बता रहा हूँ, F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, ये फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम चले, और यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है ना, वो मैं बता रहा हूँ। K का जो वैल्यू, K एक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है यहाँ पर K, और K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो चलिए अब इस पर निकालते हैं, वैल्यू डाल दीजिए। K की वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखी है 9 × 10⁹। Q1 देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको Q1 मान लेते हैं, चार्ज 1, चार्ज पहला, और ये चार्ज दूसरा प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू है यानी इलेक्ट्रॉन रहे या चाहे प्रोटॉनवा रहे, इलेक्ट्रॉनवा चाहे प्रोटॉनवा, दोनों पर जो चार्ज है वो तो सेम ही होता है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में 1.6 × 10⁻19। क्यों? क्योंकि Q1 पर भी वही चार्ज, ये देखिए, और Q2 पर भी, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज उतना ही प्रोटॉन पर। और ये हम लोग तो जानते ही, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम नहीं रहता तो एटम डिस्ट्रॉय ही हो जाता ना। सही बात है, तो d² यानी डिस्टेंस कितना है ये दोनों के बीच में? 5.3 इंटू में 10⁻⁻11 मीटर का स्क्वायर। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, अब ये कीजिए, यानी ये जो यहाँ ये देख रहे हैं, इसको एक साइड में ले जाइए। 9 × 1.6 × 1.6, और क्या हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा 10⁻
अब यहाँ जो पावर वाला है उसको एक साइड ले जाइए, यहाँ 19 कितना हो जाएगा -19 और फिर -19 और प्लस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बट्टे में इसका स्क्वायर कर लीजिए 5.3 का स्क्वायर, ठीक है 5.3 का स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 28.04 इंटू में 10⁻11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 11 दूनी 22। अब यहाँ पे मीटर है, इसका भी तो स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ओके। अब क्या होगा ना, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे कह सकते हैं तो यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर समय ना बर्बाद हो जाए इसी के लिए मैं इससे कर लेता हूँ। क्या दे रखा भाई हो 1.6 इंटू में 1.6, ठीक है, इंटू में 9 हो जाएगा 23 एफ की जो वैल्यू होने वाली है वो 23.04, अब बाई में 28.04 इंटू में देखिए अब क्या है 10⁻−22 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा डेफिनेटली। अब ये देखिए 19 यहाँ पे क्या लिख दूँ डायरेक्ट, माइनस में 19 38 और +9 और प्लस में 22 क्या हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है, नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं फिर। अब इसको कट कर लेता हूँ, कितना कटेगा भाई, कट कर ले रहा हूँ इससे, यानी 23.0 से डिवाइड दे दीजिए कितना में 28.04 में, तो आ जाएगा कितना वैल्यू आ गया इसको कट करने से 0.82, ठीक है 0.82। आप लोग करके देख लेना तो f की जो वैल्यू होगी 0.82 इंटू में यहाँ पे देखिए 38 यहाँ पर 22 प्लस 9, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो देखिए 22 और प्लस 9 कितना होता है 31 होता है, 31 में से 38 अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक बात जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग 11th में, अभी तो आप लोग 10th में हो, एक बात है कि कोई भी चीज़ को ना जो साइंटिफिक नोटेशन होता है बाबू उसको n × 10⁻n के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो भाई, और यहाँ पर n जो होना चाहिए n वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या नॉन जीरो होना चाहिए, कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर n यानी ये जो है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जाए लेकिन जीरो ना हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर एक पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है। तो यहाँ पर F की जो वैल्यू है वो आ गई। देखिए आप कहिएगा कि अभी हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी और बाकी है। तो इतना आप पहले लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, खाली आप याद ये रखिएगा 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन किसका फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स है। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है 8.2, यानी चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 8.2 × 10⁻⁸ न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। अब ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं पहले, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। चलिए मैं मिटा दूँ, मैं मिटा दिया ई ऊ आ ला ला ला, आनंद आ रहा होगा। चलिए इतना कल कर लिए। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल का जो फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल अगर फोर्स लगा रही है किसी भी चीज़ पर, सॉरी तो वो कितना फोर्स लगाती है, तो एफ जी यानी फोर्स जो है ग्रेविटेशनल के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा वो क्या हो जाएगा G m1 m2/d², ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। एफ जी कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है, इसी के लिए मैं एफ जी लगा दिया हूँ। अब जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अच्छा अब कहेगा आपको बबुआ इसका आप यूनिट निकाल लो। यूनिट यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² दिया है, अगर यहाँ पे नहीं देता तो कैसे करते, तो आइए मैं इसको भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। अगर ये बाबू जी इधर आता तो क्या होता, ये एफ जी जो है इधर आता, m1 m2 क्या होता बाबू नीचे जाता, और d² ऊपर आता, m1 m2 नीचे जाता, ठीक है। अब क्या हो जाती है जी की वैल्यू
यानी जी का जो यूनिट होता ग्रेविटेशनल का वो क्या हो जाता, एफ जी। एफ जी, एफ जी यानी फोर्स का क्या होता है, न्यूटन ही होता है, न्यूटन लिख लो, इंटू डी स्क्वायर। डी बोले तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस चीज़ में करते हैं बताइए, मीटर में करते हैं ना, तो ये मीटर का स्क्वायर, डी स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर बट्टे में। m1 बोले तो मास, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास को केजी में करते हैं, केजी, यहाँ पे ये m1 का केजी और m2 का भी केजी। क्या हो गया, g की वैल्यू nm स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। आ गई ना, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये करना था नहीं, मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, वीडियो कुछ लंबा ही हो रहा है, चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। अरे बीच में क्वेश्चन पकड़ा गया, ऐसा हम क्या करें, मैं नहीं बनाना चाहता था तो मैं कर लेता हूँ अब। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, जी कांस्टेंट है वहाँ पे 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इंटू में m1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला मास ऑफ द, ये पहला ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो एक ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर एज मतलब उसके हिसाब से देखा जाए ग्रेविटी के हिसाब से, तो वो भी उसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा, उसको भी तो खींचेगा वो। तो क्या हो जाएगा, m1 इसको मान लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किसका किसका बाबू, अच्छा इसको ना मैं इधर काट के इधर लिख लेता हूँ ताकि जगह बन जाए अच्छा खासा। एफ जी की वैल्यू, जी का कांस्टेंट कितना है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इंटू में इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, उसको इलेक्ट्रॉन के मास को हम m1 मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को m1 और प्रोटॉन के मास को m2। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इंटू में प्रोटॉन का मास कितना है, ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ तो वो बताया, यहाँ पर देखिए 1.7 इंटू 10⁻27 kg अब्बा डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उतना ही है, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर का स्क्वायर। मज़ा आ रहा होगा आपको, अच्छी बात है, लिख लीजिए इतना। अब एफ जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको छाटिए इधर, 6.7 इंटू में 9.1, कैलकुलेशन को इजी बनाता है, 1.7 इंटू में ये जो पावर वाला इसको एक साइड ले जाइए 10⁻11, ठीक है, फिर यहाँ पे -31, फिर यहाँ पे -27, अब बट्टे में यहाँ पे 5.3 का स्क्वायर किए थे ना, कितना आया था 28.04 इंटू में 10⁻11 का स्क्वायर यानी माइनस में 22 मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो ऊपर जाएगा पावर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको ये को गुना कर लेता हूँ, आप लोग, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ ताकि आसानी से कर पाऊँ, ज़्यादा समय ना लगे, ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा समय लग गया। 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.7 यानी आ गया 103.64 अब बट्टे में 28.04 डी पावर -11 -31 और -27, तो 31 27 और 11, 31 27 11 7 1 8 1 9 और 3 2 5 1 6, 69 10⁻⁻69, और देखिए ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में 22, ठीक है, हो जाएगा ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसको कीजिए, इसको कट करेंगे ना बाबू, तो 3.68 आ जाएगा। चलिए इधर मैं कर लेता हूँ, अब क्या आ जाएगा, एफ जी की वैल्यू 3.68 इंटू में 10⁻⁻69 और प्लस में 22, तो ये 47 हो जाएगा, माइनस में 47 आप लोग कर लेना, ठीक है। इतना हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू उतना था 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इस दोनों चार्ज के बीच में। अब यहाँ पर ये इसका कुछ ना कुछ, ये अगर पार्टिकल है तो डेफिनेटली है कि ग्रेविटी भी लगेगा, और ग्रेविटी का फोर्स इन दोनों पर 3.68 इंटू 10⁻⁻47 लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या करेंगे, अब उन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला है, तो आइए कर लेते हैं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय में एफ ग्रेविटेशनल, क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था दोनों चार्ज के बीच में, तो इन दोनों चार्ज के
के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, तो 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। अब बट्टे में एफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था बाबू, देखिए एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आया है, ठीक है, तो ये था 3.68 इंटू में 10⁻⁻47। अब 3.68 को इसको कट कीजिए तो 2.22 आ रहा है, ठीक है। कर लीजिए एफ इलेक्ट्रोस्टैट। अब तो बहुत इजी है, वैसे था ये इजी, थोड़ा मतलब लेंदी था, आ जाएगा 2.22 इंटू देखिए 10⁻⁻47 और यहाँ पर माइनस में 8 है, तो नीचे वाला ऊपर जाता है तो हमेशा प्लस में हो जाता है, तो 10⁻⁻8 पहले वाला और अब जो है ऊपर गया है प्लस में 47, ठीक है। तो अब यहाँ पे इधर मिटा लेता हूँ ताकि इधर अच्छे से हो पाए, थोड़ा दूर मिटा लेता हूँ। चलिए भाई, चलिए, तो क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टेट इजकल टू हो जाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टेट बाय एफ ग्रेविटेशनल इजकल टू 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.22 इंटू 10⁻⁻47 है। इसमें से अगर 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 39 हो जाएगा, वो प्लस में होगा बाबू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना स्ट्रॉन्गर है देख लीजिए, एफ जी इंटू 2.22 इंटू 10⁻⁻ प्लस में 39, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह 2.22 इंटू 10⁻⁻ प्लस 39 टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लग रहा है इन दोनों पार्टिकल्स पे, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। लग कौन ज़्यादा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में जो लगता है तो वो। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत था नहीं ना था, बहुत इजी था, थोड़ा लेंदी था, चलिए कोई बात नहीं है, मज़ा आया होगा। तो इसको छाप लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आप लोग छाप पाइएगा। चलिए छाप लीजिए। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻³ कूलम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट। यानी बबुआ यहाँ पर मान के चलिए ये x पॉइंट है और ये रहा बाबू आपका y पॉइंट, और इस 2 पॉइंट के बीच में जो क्या कह रहा है इतना, यानी ये दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में जो है चार्ज जो है 1 पॉइंट, यानी Q जो है एक, जिसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻³ कूलम का जो चार्ज है वह इन दोनों एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट के बीच में जा रहा है। और यहाँ जो ये चार्ज जा रहा है तो डेफिनेटली अगर इधर से इधर जा रहा है तो कुछ वर्क डन करेगा, हम ही हैं यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे तो कुछ वर्क डन करेंगे। तो यहाँ जो है वर्क डन जो है वो दे रखा है 3.2 जूल का वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। तो यानी एक्स और वाई पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताना है आपको, बहुत ईजी है। फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा V इजिकल टू W/Q, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन दे रखा है 3.2 जूल और चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम इजकल टू क्या होता है बाबू, वोल्टेज के बराबर होता है, यानी वोल्ट के बराबर होता है, यानी चार्ज के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। तो यहाँ पे कट कीजिए, ये 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो डेल्टा V की जो वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये देखिए -3 10⁻⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इंटू में प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे +3 को हम 1000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 10⁻1000 क्योंकि +3 है ना तो 1000 लिख सकते हैं। तो डेल्टा V इजकल टू 2000 वोल्ट हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कितना हो गया 2000 वोल्ट हो गया। आसान था ये क्वेश्चन, लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना 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 सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है,
और इसका पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर आऊँगा और उसमें पूरा चीज़ कवर करूँगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट भी आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा पार्ट था। तो पहला पार्ट अच्छा लगा होगा आपको, आई होप। इस पर अच्छा प्यार दीजिए, आप लोग प्यार दिखाइए। तो मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊँगा और पूरा तरह से अच्छा न्यूमेरिकल्स कवर कर दूँगा, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।